बात राजीव जी आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। क्या बंगाल से 2027 वाली यूपी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? कुछ फैसले आपको बताना चाहूंगा जो शुभेंदु सरकार ने लिए हैं। 11 मई को सड़कों पर नमाज और सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी, इमाम, मुअज्जिनों, पुजारियों का मासिक भत्ता बंद, 75 मुस्लिम जातियों के ओबीसी दर्जे की कानूनी समीक्षा, सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य और सभी मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य। राजीव जी, आपका टेक हो क्या रहा है बंगाल से उत्तर प्रदेश तक? देखिए मकसूद, पिछले दिनों जो आसाम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो आसाम के मुख्यमंत्री ने जीत के बाद क्या कहा। उनका बयान था कि 19 कांग्रेस के विधायक जीते हैं जिसमें 18 मुसलमान हैं, और उनका सीधा इशारा था कि कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया है और वो 19 में 18 मुसलमान जीते हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि जहां आप नंदीग्राम, जो आपका गढ़ है, जहां से आप इतने सालों से जीत रहे हैं, जहां से आपने ममता बनर्जी को हराया, वहां आप कम वोटों से जीते, और जहां पर भवानीपुर, जहां ममता बनर्जी का गढ़ था, जहां ममता बनर्जी से जहां विधायक थी, जहां उनका घर था, वहां से आप ज़्यादा वोटों से जीते, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नंदीग्राम में मुसलमान ज़्यादा हैं और भवानीपुर में मुसलमान कम हैं। दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के ये बयान ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि राजनीति का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है। ये उन्हीं के बयान है, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, ये खुद उन्होंने ही कहा है। और जब ऐसी बात कही जा रही तो उससे एक नैरेटिव जो देश में चलाए जाने की बात है, उसमें यह है कि मुसलमान जो है वो एक विलेन है, और मुसलमान के को जितना, वो एक ऐसा पंचिंग बैग है, उसमें जितना आप मारते हैं दूसरी तरफ आपका वोट उतना कंसोलिडेट होता है। देश में आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक मुसलमानों की अपीजमेंट, उनके तुष्टीकरण की, उनके विकास के, उनके सशक्तिकरण की नहीं, उनके अपीजमेंट के, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति बहुत दिनों तक चली। पहले माइनॉरिटी का अपीजमेंट, मैं इसे मेजॉरिटी का अपीजमेंट मानता हूँ। 21वीं शताब्दी में जब आप आगे जा रहे हैं तब आप इन चीज़ों पर, निर्वाचित सरकार में आने के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री एक बड़ा विजन लेके आते हैं, सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं। ये बात ठीक है, वंदे मातरम को लेकर के आज से नहीं, जब ये लिखा गया था उसके बाद पश्चिम बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो क्या मुस्लिम क्या हिंदू, इन सब की ज़ुबान पे वंदे मातरम था और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए गए थे। उन दिनों धर्म को लेकर के इतनी लकीरें नहीं खींची गई थी, और अंग्रेज़ों के जब दांत खट्टे हो गए तब उन्होंने डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी पूरी दुनिया में चलती है, बांटो और राज करो, उस पर चलते हुए उन्होंने ये तय किया कि यार ये तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के साथ, तब उन्होंने उसमें निकाला कि ये जो वंदे मातरम लिखा गया है, इसके जो 6 स्टैंजाज है, ये तो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं, अल्लाह को छोड़कर इसमें स्तुति गान देवी का कैसे हो सकता है, भारत माता का स्तुति गान कैसे, तो है ये इस्लाम इसको नहीं देता। और फिर मुस्लिम लीग ने इसको पकड़ा, जिन्ना ने पकड़ा, और एक विवाद खड़ा हुआ। उस विवाद को निपटाने के लिए आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, तमाम बड़ी हस्तियां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने बीच का रास्ता निकाल करके ये तय किया कि भाई वंदे मातरम गाया तो जाएगा, लेकिन अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो शुरू के 3 स्टैंजास को लिए जाए, बाद के न लिए जाए। लेकिन बाद में इसको लेकर के ये भी हुआ कि एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसको लेकर के पूरे देश में एक भाव है, उसको मुसलमानों के अपीजमेंट के चलते उसके स्टैंजास को छोड़ दिए गए। एक भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूर्ववर्ती जो भारतीय जनसंघ इस विचारधारा के थे। ये विवाद चलता रहा था, आपको मालूम है, वंदे मातरम को देके अभी संसद का सत्र भी बुलाया गया था विशेष, और 1.5 साल मनाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, वंदे मातरम बंगाल के लिए लिखा गया है मकसूद, उसमें 6 करोड़ जनता का भी जिक्र है। वंदे मातरम में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली या हरियाणा का, पंजाब का जिक्र नहीं है, वो बंगाल का जिक्र है। लेकिन बंगाली राष्ट्रवाद जो उस वक्त था उसको एक बड़े फलक पर ले आने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय किया, और उसके बाद आपको मालूम है कि आकाशवाणी की धुन बजने के बाद सुबह उसे सारा पूरा
जो पूरे स्टैंजा हैं उसको बजाने का आदेश दिया गया है और वो बजाया भी जा रहा है आकाशवाणी में सारी जगह से। अब ये मदरसों पर लागू किया गया। देखिए, एक होता है कि चाहे कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, किसी भाषा का हो, किसी धर्म का हो, वो राज्य के सारे स्कूल, चाहे वो एडेड है, चाहे अनएडेड है, चाहे धार्मिक शिक्षा देते हैं, सारे स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। एक ऑर्डर आता है कि मदरसों में गाना अनिवार्य होगा, इस मदरसे में, उस मदरसे में, इस मदरसे में। तो इस तरह से जब आता है तो उस पर सवाल उठता है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के में, और इंटरेस्टिंग दूसरी बात यह है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर के मुख्यमंत्री जो हैं, वो आपको इतना हिंदुत्व के आक्रामक रास्ते पर चलते हुए नहीं दिखाई देंगे जितना कि 5-6 साल 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों को शामिल हुए मुख्यमंत्री आपको कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चलते दिखाई देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, 6 साल पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, 7 साल पहले। तो इसके बाद अब 2015 में आए थे, उसके 6 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन गए थे 21 में। अब तो उनको ज़्यादा 11 बरस हो गया जी। शुभेंदु अधिकारी 2020 में आए थे टीएमसी छोड़ करके। उनका रुख देखिए। तो आजकल ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में, और चूंकि उत्तर प्रदेश का अब चुनाव आया है तो योगी आदित्यनाथ उसी चीज़ को कहने लगे, तो उस पर और ज़्यादा मुसलमानों को खिलाफ और ज़्यादा कितना बोला जा सके, इसका भी एक होड़, एक कंपटीशन लगा हुआ है और इसमें बहुत हद तक राजनीतिक रूप से कामयाबी हो रही है। तो ये उनके लिए उनकी पिच है उस पर बैटिंग करने का, और हिंदुओं को मुसलमानों के अलग रखकर हिंदुओं को यूनाइट करने में निश्चित तौर पर उनको सफलता मिली है और सफलता का ये मूल मंत्र उन्हें दिखाई देता है। देखिए, बात ये कही जाती है ना कि चुनाव में और जंग में और मोहब्बत में सब जायज़ है। तो जिसको जो सफलता, जो चीज़ें दिला रही हों, वो अपने तरीके से चल रहे हैं। ये जनता के ऊपर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके लीडर्स का नैरेटिव का असर उन पर कितना पड़ता है। एक छोटा सा कमेंट इस पर, क्या ये सरकारों को या फिर जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें बहुत उनके लिए राह आसान कर देती है जब असल मुद्दों पर बात भी नहीं हो पाती है? महंगाई कैसे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही से भी लोग बच जाते हैं। सवाल इसका नहीं है मकसूद, मैं इसको नहीं मानता। अगर जनता ही इसको सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, अगर उसके लिए महंगाई पर या रोजगार या स्वास्थ्य या शिक्षा उसके लिए उस महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इस तरह की चीज़ें हैं और इसी पर जनमत वो दे रही है, तो मैं इसको मानता हूं कि उसके लिए शायद हम आपको लगता हो कि असल मुद्दे ये हैं। हो सकता है कि जनता के लिए असल मुद्दे यही हो और लंबे समय से जो बातें चली आ रही हैं, जनता का एक रुख इस तरह का पैदा हुआ हो और उसके सोचने का तरीका यही हो, क्योंकि ये इतना आसानी से या एक बारगी में नहीं हुआ है मकसूद। इसको समझने, ये पैटर्न समझने की बात है। ये बहुत दिनों से चला आ रहा आक्रोश फूटा हुआ भी माना जा सकता है और शायद जनता के एक बड़े वर्ग को ये लगता हो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन ये मुद्दा पॉलिटिकली या ये एक राजनीतिक रूप से या चुनावी दृष्टि से या उनको अपना प्रतिनिधि या अपना सरकार चुनने के लिए उनकी शायद प्राथमिकता पहली यही हो, हमें नहीं पता है। असल मुद्दों पर चुनाव, वही बात होती है, असल मुद्दे हैं क्या? असल मुद्दे हम आप तय नहीं कर सकते स्टूडियो में बैठ करके या देख करके। असल मुद्दे तो जनता तय करती है और जनता जिन चीज़ों पर वोट कर रही है या उसकी मन स्थिति जिस तरफ है, तो शायद उसके लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी राजीव, प्लीज़ बने रहिएगा, आगे और आपसे बात करेंगे।